नमस्कार फ्रेंड्स। ये देश की जब परिकल्पना होती है तो उन देश की परिकल्पना के साथ उस देश में रहने वाले लोग और उस देश के नेतृत्वकर्ता के विषय में लोगों को जानकारी मिलती है। तो आज मैं जिस शख्सियत से जोहार परिचर्चा में बात करूंगा वो इस देश के राजनीति में, समाज सेवा में और खासकर इंटेलेक्चुअल वर्ग से आने वाले, दर्जनों किताब को लिखने वाले, समाज के उन सभी पहलुओं को छूने वाले कि जिस तक पहुंचना बहुत सारे समाज सेवियों के लिए कठिन होता है, वैसी शख्सियत शैलेंद्र महतो, जो कि भारत के पार्लियामेंट को 2 बार सुशोभित किया और संसद भवन में पूरे उन वर्ग के लोगों की बातों को रखी जिसको शायद उससे पहले किसी ने कभी आवाज न उठाई हो। आज उन्हीं शख्सियत को इंडिया टीवी ऑनलाइन जोहार परिचर्चा में एक अपना विशेष मेहमान के तौर पर आज उनसे वार्ता रखी है। और एक विषय और है कि इन्होंने हाल फिलहाल में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है झारखंड का समर गाथा। एक किताब अपने आप में नाम ही काफी है। अगर नाम आपने सुना है और देखा है तो झारखंड का समर गाथा एक ऐसी बात बताती है, झारखंड की समर गाथा आपको उन सब पहलुओं से जो झारखंड के बनने, झारखंड की सोच से लेकर जब कभी झारखंड को बनने से पहले झारखंड की एक सोच पनपी होगी, उपजी होगी, तब से लेकर और आज तक के वर्तमान सारी परिस्थितियों और परिदृश्य को दर्शा दिया गया होगा। तो ये झारखंड की समर गाथा एक समग्र और संपूर्ण पुस्तक है और विषय है जिससे कि आप झारखंड के बारे में, उनके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों का इस किताब से आपको ज्ञान और उस किताब के बारे में विषय की जानकारी हो सकती है। झारखंड की टोटल नॉलेज आपको इनसे मिल सकती है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। झारखंड प्रदेश में आज हम हैं और जोहार परिचर्चा हमारा इंडिया टीवी ऑनलाइन पर एक बहुत विशेष कार्यक्रम है और इसमें बहुत खास मेहमानों को इंडिया टीवी ऑनलाइन बुलाती है, उनसे बात करती है या उन तक पहुंचती है, उनसे बात करती है। आप उन सब मेहमानों में विशेष मेहमान हैं। आपकी परिचय हमने थोड़ा सा देने की कोशिश किया, लेकिन आपकी पूर्ण परिचय देना बहुत व्यापक है, क्योंकि आपने जब से राजनीति में आए उससे पहले से भी सभी वर्गों का नेतृत्व करते करते एक इंटेलेक्चुअल वर्ग को भी बहुत बड़ा दिशा और दशा देने का काम आप करते हैं। लगातार आप कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। समाज को बेहतर बनाने की बड़ी परिकल्पना है आपकी, बहुत बड़ा सोच का कैनवास है आपका। ये सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं। सर, झारखंड की समर गाथा से ही शुरू करें अगर, तो इस किताब को लिखने से पहले क्या मन में भाव आया कि जो समझ करके आपने इस किताब की रचना की और इसको लिखने का आपने शुरुआत किया? क्या बात होगी सर उसकी? देखिए, मैं स्कूल में पढ़ रहा था और बाद के दिनों में मैं साधु बनने के लिए घर से भाग गया था। ये 1970-71 की बात है और मैं, जिसको कहा जाए कि कॉलेज का लाइफ मैंने क्या कहते हैं उसको, मैं जा नहीं पाया ड्यू टू साधु बनने का जो ललक था मेरा, और मैं घर से भाग भी गया था। फिर लौट करके मुझसे हुआ नहीं, लेकिन जीवन भर मैं पढ़ता रहा। आज भी पढ़ता हूँ, 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते रहता हूँ कोई ना कोई विषय वस्तु पर, और उनको चुनता हूँ, खास करके इतिहास के मामले में। और मैं स्कूल में मैट्रिक तक तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन बाद के दिन में इतिहास के तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान गया और मैं लौटने के बाद उस समय मेरी 20 साल की उम्र हो गई थी और 20 साल मतलब
73 में एक देखा कि कुछ करना चाहिए, जीवन ऐसे ही उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, चाहे किसी भी मामले में हो। तो झारखंड अलग राज्य उस समय हम लोग स्टूडेंट लाइफ में सुनते थे, और जिस समय आपका जयपाल सिंह, बाबुल सुमरो, येली होरो, इन लोग के बारे में। तो ये होता रहा। तो फिर मैं बेसिकली मेरा गांव तो चक्रधरपुर में है, और चक्रधरपुर से लोगों ने कहा कि एक जमशेदपुर में मीटिंग है बारी मैदान में, उसमें बारी मैदान तो आज खोजने से नहीं मिलेगा, है ना, इतिहास बना हुआ है। हाँ, इतिहास बना हुआ है। तो 20 मई को यहाँ पर एक मीटिंग थी 1973 में जी। तो उस समय 73 में एक स्टूडेंट की भी एक एजिटेशन चल रही थी कांग्रेस के खिलाफ में जी। तो हमारे कुछ साथी लोग और उस समय कहा कि लोग चलो जमशेदपुर चलना है। तो हम लोग ट्रेन से आए, ट्रेन में हम लोग को ले जाया गया करंडी से फिर बाई जुलूस करके बारी मैदान पहुँचे। और बहुत उस समय बहुत गाजा बाजा नगाड़ा के साथ लोग झारखंड राज्य अलग करो ये सब हुई जी। फिर मैं तो मतवाला हो गया उसी मामले में। फिर 1975 में 16 अप्रैल को एक एनी होलो ने दिल्ली ले गया दिल्ली। अब उसमें भी मैं ट्रेन में लटक लुटक करके पहुंच गया दिल्ली, और वहाँ झारखंड अलग राज्य का जुलूस वगैरह में भाग लिया। तो उसके बाद बढ़ते गया। फिर हम लोग ने 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुआ और अलग राज्य की लड़ाई लड़ते गया जी। और कहानी तो बहुत है ना। फिर उस समय झारखंड अलग राज्य का असहयोग आंदोलन चला 15 अगस्त 1978 में जी। उस असहयोग आंदोलन में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें एक नेता बनने का एक नेतृत्व प्रदान किया। और चाईबासा डीसी ऑफिस में घेराव वगैरह ये सब, उसमें तो जिला एक ही था जी। हेडक्वार्टर चाईबासा था जी। अब उसमें भाग लिया। भाग लेने के बाद फिर 78 में ही पुलिस आंदोलन के तहत मुझे पकड़ने के लिए कोशिश किया गया था वहाँ सेरंगा कोई तरफ ब्लॉक। तो पब्लिक ने मुझसे छीन छान लिया और वहाँ गोली भी चली। मैं तो बच गया, लेकिन 3 आदमी शहीद हो गए, जिसको सेरंगा गोलीकांड कहते हैं 25 नवंबर 1978 को जी। उसके साथ बढ़ते गया। उसके बाद आंदोलन में गोवा गोलीकांड भी हुआ, जिसको झारखंड अलग राज्य के मुद्दे को हम लोग कोल्हान में ही जिंदा रखा जी। एक्चुअल कहीं और था नहीं जी। और उधर संथाल परगना में छिटपुट थी। तो ये लड़ाई लड़ते बाद में फिर निर्मल महतो की जब हत्या होती है जी। अब निर्मल महतो की हत्या होने के बाद सबसे पहले यदि कहा जाए और जो वास्तविकता है अटल बिहारी क्या कहते हैं आगरा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग थी जी। और उस मीटिंग में हमारे उस समय बिहार के अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी जी। और इधर समरेश सिंह थे जी। अब इन लोग ने एक प्रस्ताव वहाँ पर लाया और उस कि बिहार से छोटानागपुर संथाल परगना को अलग कर दिया जाए जी। तो अलग तो प्रस्ताव वहाँ मान लिया गया। बहुत सी चर्चाएं हुई, जैसे मैं सुनता था नामधारी जी से। तो अभी कुछ दिन पहले उनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, तो वो अपने कह रहे थे जी। और आप भी थे, हरिवंश जी भी थे जो अभी राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, और सभी लोग जी। तो ये सब हुआ। होने के बाद झारखंड अलग राज्य यदि कहा जाए तो एक नेशनल पार्टी के तहत जो अलग राज्य का प्रस्ताव आया और उसको
उन्होंने ही उनके राज में उन्होंने ही राज बनाया। जो मैंने इस झारखंड की समरगाथा में मैं एक चैप्टर है मेरा, ये चैप्टर में तो वहाँ से शुरू किया कि बिरसा मुंडा जो अगुआ दिसुम अगुआ राज से निर्मल महतो तक, जो उनकी हत्या से एक राष्ट्रीय युवाओं में चेतना जाग गई है, उसमें आंसू पैदा हुआ, कौन कौन पैदा हुआ जी है जी। तो इस तरह से एक आंदोलन चला जी। और उनकी हत्या का 1 साल बाद ही बीजेपी ने समझा कि हमको एक अलग राज्य बनाना चाहिए जी जी। तो उन्होंने किया। और मैंने उन सारी कहानियों को झारखंड की समरगाथा इस पुस्तक में जी। ये झारखंड की समरगाथा पुस्तक में इसको मैंने जी बखूबी मैंने उसको प्रकाश डाला है। जी सर, बहुत सुंदर एक पुस्तक है झारखंड की समरगाथा, और ये कहा जाए कि झारखंड की पुस्तक समरगाथा आपको इन टोटल झारखंड के सभी आंदोलन, जब से झारखंड राज्य बनने की शुरुआत हुई तब से लेकर और इस वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भी बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं इसमें जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, यहाँ तक कि भौगोलिक और सारे दृष्टिकोण को इसमें ध्यान रखा गया है। इस झारखंड में जितने बड़े आंदोलनकारी और नेता हुए उन सब के बारे में इसमें विषय रखा गया है और आपको इससे बड़ी जानकारी मिलेगी। इस किताब की अगर लास्ट नोट पे बात करें इस किताब के बारे में, तो 2-3 ऐसी क्या पहलू है जो एक किताब को सभी और किताबों से जो झारखंड पे लिखी गई, इस किताब के बारे में मैंने हरिवंश जी के जुबान से, मुझ से सुना, हरिवंश जी से सुना खुद कि इस किताब की बड़ी तारीफ कर रहे थे और इस किताब के बारे में कह रहे थे कि इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए जो झारखंड को जानना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे 2-3 ऐसी बातें जो अति विशेष और महत्वपूर्ण है जो इस किताब में है, जो नक्शे में होगा? देखिए, एक चीज तो मैं थोड़ा सा अभी एक भूमिका आई है डॉक्टर वीर भरत तलवार की ओर से जी। उन्होंने लिखा है, मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुना रहा हूँ जी। कि शैलेंद्र महतो द्वारा लिखी गई भारी भरकम किताब झारखंड की समरगाथा एक अद्वितीय और विलक्षण ग्रंथ है। भारत में हुए जन आंदोलनों में जैसा महत्व झारखंड अलग राज्य आंदोलन का रहा है, वैसा ही इस ग्रंथ का भी है। उसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि करीब 760 पृष्ठों के इस विराट ग्रंथ में झारखंड आंदोलन से जुड़ा शायद ही कोई पक्ष होगा जो लेखक से छुटा हो जी, है ना। इस विराटता और समग्रता को देखते हुए हम इसे झारखंड आंदोलन का इंसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं जी। जैसा कि रामलाल मुंडा ने भी कहा है। जैसे सैकड़ों अवान्तर कथाओं के जरिए व्यास ऋषि ने महाभारत में अपने युग का विशाल चित्र प्रस्तुत किया, वैसे हम इस ग्रंथ को झारखंड आंदोलन का अपना महाभारत भी कह सकते हैं जी। जो झारखंड आंदोलन के साथ साथ और इसके अंदर से उठने वाले सैकड़ों संघर्षों और आंदोलनों की धाराओं उपधाराओं की कथा कहता है। इन सभी गाथाओं को लिपिबद्ध करने के लिए इसके लेखक को उचित ही झारखंड आंदोलन का श्री व्यास कहा गया है। हमको तो उन्होंने व्यास के रूप में बहुत सुंदर सर किया है। सर 2-3 बातें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण लगी तलवार जी की, और मैं उस बात को बिल्कुल तस्दीक करता हूँ कि ये इंसाइक्लोपीडिया है, संपूर्ण जानकारी इसमें है। और ऋषि व्यास, क्योंकि जैसे शैलेंद्र सर ने कहा कि शुरू से मेरे मन भाव में था कि मैं साधु बनूं, और साधु का मतलब जो सत्य कर्म करे, सदाचार करे और जन कल्याण के लिए अपने जीवन को आहूत करे, साधु का मतलब यही। तो इनके डीएनए में वो बातें भरी हुई हैं और इनकी भावना और इनकी सेवा को तो क्या कहिए, क्योंकि एक कल भी साधु थे, आज भी हैं और ये हमेशा साधु ही रहेंगे, क्योंकि ये विचार से ही साधु हैं। शैलेंद्र सर 2-3 बातें इस किताब की महत्वपूर्ण थी जो आपने बताई जी। तो इसमें डॉक्टर रामलाल मुंडा ने प्रस्तावना लिखी है इस किताब का। जी जी जी। वो भी उन्होंने भी इस बात को लिखा है जी जी
प्रस्तुत पुस्तक झारखंड की समरगाथा के प्रणयन द्वारा इसके लेखक शैलेंद्र महतो ने एक महत्वपूर्ण काम किया है जिसे झारखंड ज्ञानकोश, झारखंड एनसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है ना जी बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ लिखा है, इस महासमर ने कई रंग देखे हैं जिनमें लेखक ने झारखंड आंदोलन के दौरान कई बार जेल यात्रा की एवं एक अग्रणी की भूमिका अदा की है ना। उसके साथ साथ उनका कहना है कि इस प्रकार झारखंड आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे लेखक ने स्वयं एक महत्वपूर्ण भागीदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव के रूप में निभाई है। इसलिए इस पुस्तक का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्री महतो 9वीं और 10वीं लोकसभा में जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद रहे मात्र उस कालखंड के विस्तृत विवरण में जाया जाए तो पुस्तक का कलेवर कई गुना बढ़ जाएगा। इस महासमर में लेखक की पूर्व एवं पश्चात पीठिकाओं के रूप में झारखंड पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के अनुभव कम महत्व के नहीं है। वस्तुतः लेखक ने अपनी लेखनी के द्वारा इस अभियान में कमोबेश सम्मिलित बहुत सारे झारखंड आंदोलनकारियों और इतिहासकारों का काम हल्का किया है। इसके लिए वे सभी के पात्र हैं। जी, ये मुंडा जी ने जी बिल्कुल उस रामदयाल सिंह मुंडा, डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा की चर्चा कर रहे थे, जो रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, राज्यसभा सांसद और झारखंड के लिए हमारे झारखंड से अगर कही जाए तो उस रत्नों में से आते हैं जो भारत के रत्न रहे हैं। और उन्हीं रत्नों में से एक शैलेंद्र महतो हैं, भारत के रत्न, कि जो कि समर गाथा लिखी, इंसाइक्लोपीडिया बनाया और ऐसे कई किताबें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन वो अन्य विषयों पे है। समग्र और इन टोटल झारखंड की जानकारी आंदोलन से लेकर सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, भौगोलिक दृष्टिकोण, क्योंकि झारखंड, ग्रेटर झारखंड की परिकल्पना उड़ीसा से भी है, छत्तीसगढ़ से भी जुड़ता है, बिहार से भी है, बंगाल से भी है। मतलब झारखंड की अगर परिकल्पना और झारखंड की बनने की बात अगर आप सोचेंगे तो एक बहुत व्यापक विषय हो जाएगा। सर, इस किताब में जो आपने लिखी है उसका उद्देश्य क्या था? इस किताब को लिखने का अगर आपके शब्दों में, 2 शब्द में जानना चाहे तो सबसे शॉर्ट में क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले से ही मेरी एक छोटी सी पुस्तक है, झारखंड राज और उपनिवेशवाद, 1989 में मेरी प्रकाशित हुई थी जी। वो छोटी है, 100 पेज का जी। और हरिवंश जी ने उस पुस्तक को प्रभात खबर में धारावाहिक उन्होंने प्रकाशित जी, पेज बाय पेज उन्होंने प्रकाशित किया जी, जी। तो लेखनी तो मेरा शुरू से रहा है जी। झारखंड राज्य बनने से पहले जी। तो मेरा पास देखिए पुराना से पुराना जितना अखबार वगैरह भी है जी, है ना, मैं सजा के रखता था। और मैं ये नहीं सोचा कि कब मुझे झारखंड की समरगाथा लिखने को शायद जरूरी होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा कहा जाए। और जब मिसेस ऐसे मैं लिखता पढ़ता रहता था, उसको रखता भी था। और मिसेस ये तो 2004 तक मेंबर पार्लियामेंट रही जी। तो मुझे तो जनता को भी संभालना पड़ता था उसके साथ साथ जी। लेकिन अखबारों में जब भी मुझे हरिवंश जी ज़्यादा प्रोत्साहित करता था कि लिखिए दीजिए, तो ये सब लिखते रहता था। लेकिन 2004 के बाद वो जब चुनाव हार गए तो मैंने इस पुस्तक को लिखने का बीड़ा उठाया, शुरुआत किया। और 2011 में इस पुस्तक का विमोचन हुआ जी, 2011 में। तो उद्देश्य सर ये रहा कि इस किताब के माध्यम से झारखंड ही नहीं, पूरे देश के युवाओं को एक उस आंदोलन के बारे में जानकारी दी जाए कि जो आंदोलन जन आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के बीच से और उनके बीच से निकला, जो प्रकृति के प्रेमी रहे, झारखंड में रहने वाले मूलवासी या आदिवासी जिनकी बात हम करते हैं, वो प्रकृति प्रेमी होती हैं और उनको राजनीति और बहुत सारी चीज़ों से बहुत कम
मतलब होता है। लेकिन अगर उन्होंने किसी आंदोलन की शुरुआत की तो कुछ खास बातें होंगी, कुछ खास उनके अंदर वो विचार होगा, कुछ खास विजन होगा, और ऐसे नेतृत्वकर्ता के साथ मिलकर आंदोलन को बहुत व्यापक पैमाने पे करना उनकी एक जरूर कुछ न कुछ सोच रही होगी। तो उस विषय पे तो फिर कभी बात करेंगे। सर, अगर वर्तमान परिदृश्य देखा जाए तो एक किताब तो कंप्लीट है नॉलेज के दृष्टिकोण से, लेकिन अभी अगर वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो स्थानीयता बहुत बड़ी मुद्दा बनती चली जा रही है, और सब पार्टियों के लिए ये मुद्दा बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा बनता चला जा रहा है। और ये मुद्दा में उस बात को देखने को मिल रहा है कि जो लोग कभी पहले इस नीति का विरोध करते थे, आज वही समर्थन में भी आकर बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेतृत्वकर्ता और हमारे इस राज्य के नेता और देश के नेता। सर, स्थानीयता के ऊपर अगर कुछ बात आपसे पूछी जाए कि क्या झारखंड राज्य में स्थानीयता को लागू करना या उसका क्या पैमाना होगा या क्या दृष्टिकोण होगा या क्यों जरूरी है, उस विषय में एक इस राज्य और इस देश का वो पिलर, जो राजनीति का पिलर ही नहीं, समाज का बहुत बड़ा पिलर है, शैलेंद्र महतो, उनका क्या कहना होगा? देखिए, मैं तो कानून का ही बात करूंगा जी। और हम लोग तो बिहार से अलग हुए जी। तो बिहार की जो स्थानीयता नीति है जी। वो बिहार राज्य पुनर्गठन जो विधेयक आया था जी। 2000 में, जी। उसमें लिखा हुआ है कि 85 में, खंड 85 में, जी। कि बिहार में जो भी नियम कानून है जी। उसको अक्षरशः पालन करना होगा। जी। तो मेरा सीधा सीधी कहना, मेरा अलग से कुछ नहीं कहना है, जी। जो बिहार में है वही होना चाहिए। जी। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो मैं इस पुस्तक में लिखा हूँ, जी, है ना, वो उसमें लिखता है कि BN खरे और एक DN अग्रवाल, ऐसे 2 जज थे। उन लोग का कहना है कि आप जैसे आप एक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का ये मामला था। जी। ये डोमिसाइल क्या है? जी। जी। तो डोमिसाइल का मतलब लिखता है कि however this court in Dr. Pradeep Jain case brought a distinction between the technical meaning of the expression जी। domicile जी। and the loose or popular meaning of the expression domicile, and in that context जी। this court held that if a person is residing permanently जी। or indefinitely in a particular state, जी। he would be domicile of that state in popular or loose sense. जी। ये तो है। जी, मतलब इस राज्य में जो बहुत पहले से प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हों, हाँ। उनको यहाँ डोमिसाइल का उनका माने उसको माने सर्टिफिकेट या उनको डोमिसाइल यहाँ का माना जा सकता है। तो सर ये झारखंड ये का 2002 का जजमेंट। जी। जी। तो सर इसमें ये कहना है मतलब कोई भी भारतीय हर किसी राज्य का निवासी नहीं हो सकता। जी, मतलब उसका एक राज्य होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भारत के संविधान में भी सर बातें लिखी हैं, और ये बात लिखी है कि भारत के नागरिक को कहीं भी घूमने फिरने, बिजनेस व्यापार करने और किसी भी क्रिया और कार्य को करने की आज़ादी है, लेकिन निवासी जिस राज्य का होगा उस राज्य का निवासी माना जाएगा, लेकिन वो नागरिक भारत का होगा। इस संविधान में बात लिखी है। हमारा नागरिक तो इंडिया का कहीं भी है। जी, कहीं भी हम जा सकते हैं, कहीं भी व्यवहार कर सकते हैं, नौकरी चाकरी जो भी है। जी। जी। हम जाके रह भी सकते जी। हैं। जी। है ना, इसमें तो संविधान छूट है। जी। जी सर, लेकिन एक बात जैसे जानने की इच्छा बहुत सारे लोगों की होती है कि आपके विचार में झारखंड में स्थानीयता नीति का क्या पैमाना होना चाहिए? क्या पैमाना होना चाहिए जिससे कि झारखंड को एक वैसी नीति मिले जो नीति ये तय करे कि इसके आगे और इसके पीछे रहने वाले लोग स्थानीय हैं, या उनके साथ वो फैसिलिटी दी जाए कि जो स्थानीयता के तौर पर या स्थानीय होने के तौर पर मिलता है? देखिए, बात क्या है, बात बहुत स्पष्ट है। जी। जो खास करके यदि झारखंड के बारे में बोलिएगा, जी।
तो झारखंड में मेरा इधर उधर की बात तो नहीं करना है मुझे। जी मुझे सीधे बोलना है कि बिहार में जो नियम है यहाँ भी वही नियम होना जी। चाहिए। तो बिहार का नियम क्या है, अगर हमारे दर्शकों को वहाँ जानना- खतियान है। खतियान है। हाँ। तो खतियान कब का है? कहे नहीं, वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ खतियान लिखा है। सिर्फ खतियान लिखा हुआ है। हाँ। जब हम लोग पढ़ते थे जी तो उस समय तो बिहार था। जी बिल्कुल। तो हम लोग जब सर्टिफिकेट लेने जाते थे तो बिना खतियान का हमें कोई सर्टिफिकेट स्थानीयता का नहीं दिया जाता। जी 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 बिल्कुल। तो ही है। तो मतलब कि झारखंड में भी जब से जिसका खतियान है या जब का खतियान है तब के खतियान को लागू करना चाहिए। 1932 ऐसा कुछ नहीं है। 1932 नहीं है। नहीं। खतियान कभी का भी हो। है कि हमारा 1964 का है 64 का। कोल्हान में। जी तो कोल्हान में 64 है तो बिना 64 का तो होगा नहीं। जी जी बिल्कुल। हम कहाँ से लाएंगे 1932 का? जी ताकि 1908 में कब हुआ था, उसके जी। बाद फिर 64 में हुआ। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि अगर खतियान आपके पास है, आप मूल रैयत आपको अगर साबित करना है तो आपको अपना खतियान होना आवश्यक है उस राज्य का या उस जगह का। जहां तक मेरा मानना है, मैं ये जरूर कह सकता हूं, क्योंकि भाषा, संस्कृति और अपने कल्चर के हिसाब से राज्य को अलग किया जाता है। और राज्य को अलग इसलिए किया जाता है कि वो राज्य देश के विकास में बहुत बड़ी रोल प्ले कर सके और उस राज्य को विकास करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद मिल सके और एक एक नागरिक को पूरा मौका मिले मुख्य धारा में शामिल होने के लिए। तो वो एक विषय है। और खतियान जहां तक है कि जब से खतियान है, सर का कहना है कि वो खतियानधारी है तो उसको यहाँ की नागरिकता, यहाँ की स्थानीयता में उसको शामिल करने की आवश्यकता है। स्थानीयता में वो शामिल होने की बात हो सकती है। सर एक विषय है कि बिहार अलग जब हुआ बंगाल से, हम सब लोग बिहार 1912 हम सब बिहारी थे। उसके बाद बिहार के बाद हमारा उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। उड़ीसा अलग हुआ 1936 के बाद फिर हम लोग 2000 में झारखंड अलग हुआ। तो ये बहुत ही रिसेंट, मैंने कहा जाए कि 100 वर्षों में लगातार बिहार 3 बार टूटा, बिहार, उड़ीसा और फिर हमारा झारखंड। तो झारखंड क्योंकि ये आधुनिक और इंडस्ट्रियल प्लेस है, यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं, यहाँ पर हमारे मिनरल रिच स्टेट है। ये लोगों के लिए शुरू से ही, आज से शतकों पहले से भी झारखंड लोगों के लिए बड़ा ही अनूठा, अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल प्रदेश रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे स्थानीयता को एक बर्थ से जोड़ा जा सके कि अगर झारखंड में किसी का जन्म हुआ हो, अगर इतने दिन पहले से अगर वो यहाँ से बाई बर्थ यहाँ झारखंड का रहने वाला हो, क्योंकि विदेशों में बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में नियम है कि अगर उस बच्चे का जन्म यूरोप में हो गया तो उस कंट्री की नागरिकता उसको मिल जाती है। तो क्या ऐसा संभावना है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसका जन्म झारखंड में हुआ हो उसको झारखंड या झारखंडी के तौर पर या स्थानीयता के तौर पे समझा बूझा जा सकता है? देखिए, मैं तो उतना इस मामले को डिफाइन नहीं कर सकता जी। ताकि स्थानीयता और खास करके मेरे हिसाब से जो जहाँ पैदा लेता है जी, जिस मिट्टी में जी, यदि अलग से पूछिएगा जी, और सरकार का क्या हिसाब किताब है ये मुझे नहीं पता जी, लेकिन जो कानूनन ये कहता है कि स्टेट में जी, तो स्टेट में यदि पैदा लिया किसी भी मिट्टी में, जैसे हम इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, तो उसमें जो बोला जाता है यदि वहाँ पैदा होते हैं जी, तो उसके लिए क्या ग्रीन कार्ड ना क्या एक अलग से उसका बनता है जी, बनता है जी, है ना, और उसको अमेरिका वासी माना जाता जी, है। जी, जी। तो ये तो ठीक है, ये इसमें कहीं मैं डिफर नहीं करता हूँ। जी, इसके लिए महत्वपूर्ण विषय आ गया है महतो आंदोलन, कुर्मी आंदोलन, जो कि पूरे राज्य बिहार, बंगाल को ले ले, झारखंड को ले ले, ये सब में हमारा एक वर्ग है समाज का कि जो कहता है कि मैं पहले आदिवासी था, और खासकर झारखंड में मुद्दा उठाए जा रहे हैं कि मैं आदिवासी था और मेरे को आदिवासी की तरह ट्रीट होना चाहिए और उसके शेड्यूल में मेरे को डाला जाना चाहिए। तो क्या सर ये उचित है, या सचमुच में ये बातें हैं कि क्या महतो लोग पहले आदिवासी के श्रेणी में थे, या थे तो उसका
क्या उसमें वो साक्ष्य है, वो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, साक्ष्य तो बहुत है। जी अंग्रेज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जी कुर्मी लोग उस समय ट्राइब था। जी चाहे आप 1913 का हो, जी चाहे 1900 गजट ऑफ इंडिया में है, जी और आज भी हमको ये उत्तराधिकारी जो कानून है, जी इंडियन ये सक्सेशन सक्सेशन एक्ट से हाँ। हम लोग को मुक्त रखा है। जी जी जिस तरह से संथाल, मुंडा, हो उरांव मुक्त है ना, जी 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 तो हम हमें भी, हमको हिंदू एक्ट में आज भी हम लोग को लागू नहीं है हमारा ऊपर। जी और पटना हाई कोर्ट का 3 जजमेंट है, जी जिसमें 1925 का है, 1941 का है और 1965 का है। अब इसमें हम लोग को बोलता है कि आप लोग हिंदू एक्ट में गवर्न नहीं होते हैं, जी आप ट्राइब हैं, एब्रोजिनल ट्राइब। उस समय तो एब्रोजिनल ट्राइब वर्ड था। उस समय ये तो 1950 में ये लिस्ट बना है ना, शेड्यूल। जी शेड्यूल तो 1950 में बना जी। तो उसके पर हम लोग को क्यों छोड़ दिया गया, क्यों नहीं? और अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे, जी तो मुख्यमंत्री के समय में 2004 में मंत्रिमंडल से एक डिसीजन हुआ कि कुर्मी लोगों को 1913 में थे और 1950 में क्यों उनको शामिल नहीं किया गया, इसका कोई स्पष्ट नहीं है जी। इसलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पुनः इस पर एसटी बनाने का ये मतलब उसको लिया जाए। हाँ, मतलब फिर से उसको अमेंड करके विचार किया जाए जी। ये तो खुद सरकार ने ही बोला है जी। तो हम लोग कहाँ, हम लोग तो जो बात है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजों का जो है, जो दिख रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं जी हैं। और कुछ आजकल का नेता लोग कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है जी। लेकिन उस समय का जो नेता लोग था, चाहे रामलाल मुंडा हो, बाबुल सुमरोई हो, शिबू सोरेन हो, इन लोग ने लिख चुका है सरकार को। जब 1990 में ये 89 में बाबुल सुमरोई ने खुद लिखा है जब वो सांसद थे, तो उसके बाद शिबू सोरेन 1990 में लिखा है। रामलाल मुंडा हर मीटिंग में ये सब बोलता था कि कुर्मी ट्राइबल है। तो जो लोग पढ़ा लिखा है वो तो समझता है इस बात को जी। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है या जानबूझ करके विरोध करना है तो विरोध करना है जी। तो इस तरह से बात चल रही है। तो हमारे यहाँ देखिए, रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आप पढ़िएगा 1917 का जी। उसमें ट्राइबल लिखा हुआ जी। है ना, और उसमें 13 का भी है और 1931 का ये बिहार एंड उड़ीसा गजट में भी है। तो है 4-5 जगह लिखा हुआ है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का गजेटियर है, उसमें भी लिखा हुआ है जी। तो नहीं है, ऐसा बात नहीं है। कोई पागल तो नहीं है ना कि मुझे ट्राइबल बनाओ। देखिए, आदिवासी तो है और इधर बहुत रिसेंट का कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स जो राजीव गांधी के टाइम में बना था, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि ये लोग गैर सरकारी आदिवासी है ना। तो वहाँ पर एक देखिए, तो ऊपर वाला दीजिए, तो किताब दीजिए, नहीं ऊपर वाला दीजिए ना, ऊपर वाला किताब नहीं है, कॉपी है। हाँ, कॉपी है, किताबें है। इसलिए झारखंड मामलों से इसमें लिखा है क्षेत्रीय आयाम है ना। ये देखिए, झारखंड आंदोलन शुरू से ही एक झारखंड राज्य बनाने के लिए चलाया गया, जिसे बिहार के चौड़नागपुर और संथाल परगना जिलों तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समीपवर्ती जिलों में से बनाया जाना था। इन क्षेत्रों की या इनके अधिकांश हिस्सों में आदिवासी का मतलब दे दिया ब्रैकेट में संथाल, मुंडा, हो, उरांव और गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, महतो इत्यादि समुदायों की काफ़ी आबादी है, जो जातीयता, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से
छोटानागपुर के पैतृक समूहों से संबद्ध है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण गजट है। देखिए, कुमार सुरेश सिंह इसके ये लोग क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर के.एस. सिंह, मतलब कुमार सुरेश सिंह महानिदेशक भारतीय मानव सर्वेक्षण जी, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जी। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव जी, श्री के.एन. प्रसाद भारत सरकार के भूतपूर्व अपर सचिव। जी, हम लोग 12 आदमी मेंबर थे जी, आंदोलनकारियों के तरफ से। झारखंड आंदोलन के प्रतिनिधि आर.डी. मुंडा, डॉक्टर अमर कुमार सिंह जो VC थे जी, रांची यूनिवर्सिटी में, इसका मुंडा जी के बाद जी, श्री A.D. होरो, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, B.P. केसरी, S.S. बेसरा, सूरज सिंह बेसरा, जी, प्रभाकर तिर्की, संतोष राणा, सूरज मंडल, शैलेंद्र महतो, स्टीफन मारंगे, जी, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के.डी. सक्सेना, जी, जो कि IAS ऑफिसर थे, जी, श्री B.K. मिश्रा, संयुक्त सचिव जनजाति में विकास समाज मंत्रालय, विधि मंत्रालय से, हाँ, विधि मंत्रालय से B.S. लाली, जी, राज्य सरकार का बिहार राज्य सरकार JL आर्या साहब थे, जी, गृह सचिव थे। जी, तो ये सरकारी कागज है ना जी, अब इसमें उनको तो गैर सरकारी आदिवासी बोल रहा जी, है। जी, जी, बिल्कुल। एक किताब जो है सर झारखंड मामलों से संबंधित समितियों का रिपोर्ट 1990, ये बिल्कुल इस तस्दीक करती है कि एक आदिवासी की जो सरकारी आदिवासी और दूसरे गैर सरकारी आदिवासी में महतो का जिक्र है और कुर्मी का जिक्र है, जिसमें ये बात पूर्ण होती है कि उनको इसमें शामिल किया जाए। और इसी बात को लेकर वो अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं और अपने आंदोलन को एक धार देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तथ्य, प्रमाण और बहुत सारी चीजें उनके पक्ष में है और एक रिसर्च का ये विषय है। बाकी सर का जो कहना है कि आंदोलन या कोई भी विषय जब समाज में उठता है तो उसका कोई ना कोई एक सामाजिक, समावेशी और इंक्लूसिव एक रिजल्ट निकलना चाहिए। तो उस रिजल्ट के लिए उस समाज सेवियों को या उन आंदोलनकारियों को जरूर हिंसा को छोड़कर अहिंसक आंदोलन, अहिंसक विचारों की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जिनसे आज आपकी बात हो रही है वो शैलेंद्र महतो पूरे झारखंड राज्य को अलग करके आप पूरे झारखंड वासियों को दे दिया अहिंसात्मक लड़ाई लड़। आज महात्मा गांधी ने और हमारे साथ जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सभी अहिंसा के बल पे पूरे भारत को अंग्रेजों से ले लिया। तो पूरी दुनिया अहिंसा और अहिंसा के लिए ही जानी जाती है भारतवर्ष की संस्कृति। तो आज हमें भी उन युवाओं से अपील है कि चाहे आप आंदोलन करें, आपके जायज मुद्दे और जायज मांग है, जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिफल निकलेगा, लेकिन हिंसा का रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाता। अहिंसा से आप अपने जिंदगी ही नहीं पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, जैसे कभी सम्राट अशोक ने भी जीता था। तो सर ये तो आज बड़ी विषय पे बात हुई और जोहार परिचर्चा में आपका बड़ा बड़ा स्वागत और बहुत ज़्यादा आपको मैं धन्यवाद देता हूँ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आज का राजनीतिक परिदृश्य देखकर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के समय में चाहे वो आंदोलनकारी हो या समाज सेवी हो या ब्यूरोक्रेट हो या छात्र हो, क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि हमारा झारखंड राज्य और पूरा देश एक मजबूती से पूरे विश्व में एक बड़ी शक्ति बन के उभरे और विश्व को मार्गदर्शन करे जैसे पहले कभी किया करता था? क्योंकि आपसे बेहतर कोई इस विषय पे बताने के लिए हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई हो, क्योंकि आपकी बातें उसमें बहुत परिपूर्ण होंगी। देखिए, आज खास करके हमारे इधर हमारे बाद की जो पीढ़ी आई है, एक पीढ़ी जरूर भटकी हुई है। और ये खास करके आज जो मोबाइल का युग है, ये लोग जो हमारे जो दर्शन है, दर्शन मतलब इस देश का दर्शन, इस देश का दर्शन इन लोग आज पढ़ता नहीं है। मतलब जो फिलोसफी है जी, और इसको इन लोग छोड़ दिया है। और बहुत से व्हाट्सएप का कुछ गलत चीज़ें बहुत सी आती है, तो दोनों का फर्क है। तो मैं
हमारे इस देश के युवकों को यही कहूँगा कि हमारा अध्ययन जी जो हमारे दर्शन है, हमारे ऋषि मुनियों के या जमाने से हजारों हजार सालों से, प्राचीन काल से चलता आया है। और किताबों में वो लिखी हुई उद्धृत है, बिल्कुल उद्धृत है। इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। और हमारे बाप दादा का जो संस्कार था जी, गलत संस्कार नहीं था, उस संस्कार को अनुसरण करना चाहिए, तभी जा करके हमारा भारत देश फिर से अग्रसर हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जोहार परिचर्चा में एक बहुत बड़ी हस्ती से आपकी बात हुई, जो समाज की जानकारी रखने वाले समाज विज्ञानी हैं, जो के अंदर शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा और समाज सेवा के साथ साथ जन कल्याण और मानव का कल्याण इनके हृदय में निवास करता है। तो जो कल्याणकारी सोच रखते हों, जो देश और राज्य के विकास के लिए एक एक पल यूटिलाइज करते हों, आहूत करते हों, वैसे भारत के रत्न को जरूर भारत सरकार या कोई भी सरकार को मौका देना चाहिए और उनके समय और उनके टैलेंट और उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल, उनके व्यक्तित्व का प्रयोग, उनके व्यक्तित्व का उपयोग अपने देश के विकास के लिए करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत बहुत कुछ समाज को देते हैं और समाज उससे पीढ़ी दर पीढ़ी वैसी शिक्षा रखती है और सोच रखती है जिससे देश विकसित होता है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे हस्तियों से जोहार परिचर्चा में मिलें और उनसे अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी में बदलने के लिए अवसर पाएं। नमस्कार।